सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बढ़ा, कौन लूटा, कौन पिटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। नमस्कार, मैं हूं अमित। जयपुर दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते आपके वीकेंड में से मैं चुराऊंगा थोड़ा सा समय। हम बात करेंगे इस हफ्ते की जयपुर की बड़ी खबरों की, थोड़ा इत्मीनान से, थोड़ा तसल्ली से। हम जाएंगे खबरों की गहराई में और करेंगे पड़ताल। सबसे पहले बात करते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबर की। भगवान हड़ताल पर चले गए। जी हां, डॉक्टर्स की हड़ताल हुई और उसमें रेजिडेंट्स भी सेम डे ही शामिल हो गए। नर्सिंग स्टाफ और टीचर्स ने भी सरकार को आंखें दिखाई। न सरकार पलक झपकाने को तैयार, ना ही डॉक्टर। आम जनता का हाल बेहाल, मरीजों के दम टूटे और उनके परिजनों की उम्मीदें। आइए पूरे घटनाक्रम पर डालते हैं एक नजर। इस हफ्ते प्रदेश का चिकित्सा जगत विवादों के घेरे में रहा। 21 दिसंबर को सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने हड़ताल की घोषणा की। सबसे पहले सेवारत चिकित्सकों ने 21 दिसंबर से सामूहिक अवकाश की घोषणा की। इसी शाम रेजिडेंट डॉक्टर भी काम छोड़कर छुट्टी पर चले गए। 22 दिसंबर की सुबह सीनियर रेजिडेंट ने भी काम का बहिष्कार शुरू कर दिया। इसके बाद 23 तारीख को सुबह 2 घंटे तक मेडिकल टीचर्स ने भी काम नहीं किया। इस तरह से प्रदेश में सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं चरमरा गई। इलाज नहीं, यहाँ पर कोई इलाज तो है नहीं। आज 8 दिन हो गए, रविवार को लेके आए थे, शनिवार को नहीं, कोई इलाज नहीं यहाँ पे। अब ये तो हमको क्या मालूम, जब डॉक्टर ही नहीं है तो हम तो कुछ जानते नहीं है। जब डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर भी नहीं, किसी को कहते हैं तो कोई इंजेक्शन नहीं लगाता, इंजेक्शन बोतल लेते हैं तो बोतल नहीं लगाते हैं। यहाँ पे सर हमको तबीयत खराब था, इसलिए मैं आया था। सेना के डॉक्टर ने हमको दवाई या कुछ लिखे हैं। हॉस्पिटलों में भर्ती मरीज निजी हॉस्पिटलों की ओर रुख करने लगे। हालांकि सरकार ने कुछ वैकल्पिक इंतजाम भी किए हैं, जिनके तहत सेना, रेलवे, बीएसएफ और ईएसआई हॉस्पिटलों से मदद मांगी गई है। जिला अस्पतालों में सेना के डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था अभी तक नाकाफी साबित हुई है। सरकार की ओर से रेशमा के तहत डॉक्टरों की गिरफ्तारी और निलंबन जारी है। अभी तक 350 से ज्यादा डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 25 डॉक्टरों को निलंबित किया जा चुका है। सरकार की इस कार्रवाई से डॉक्टर और भड़क गए हैं, फिलहाल झुकने को तैयार भी नहीं है। उधर सरकार भी डॉक्टरों की मांगे मानने के मूड में नजर नहीं आ रही। ये जो आगे जो नेतृत्व में जो होते हैं वो थोड़े वरिष्ठ लोग होते हैं। वो क्या है कि इसमें भी ये हो रहा है कि इसमें कुछ लोग हैं 4-5% वो अपनी स्वार्थ की बात करने लगे। लेकिन ये कुछ कोई 10,000 का पे बैंड मांग रहे हैं तो वो तो बड़ा मुश्किल है। गौरतलब है कि डॉक्टर वेतन वृद्धि और प्रमोशन सिस्टम की विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार डॉक्टरों से सहमत नहीं है। बीके शर्मा, बीटीवी न्यूज। और सुनिए, हमारे प्रदेश में डॉक्टरों और वकीलों का मूड मौसम की तरह बदल जाता है। डॉक्टर हड़ताल पर गए तो वकील कहां पीछे रहने वाले थे। इस हफ्ते वकील भी सड़कों पर उतर आए। एक वकील के साथ मारपीट हुई तो सारे वकीलों ने रास्ता जाम कर दिया, काम का बहिष्कार किया। अब कोर्ट की छुट्टियां हैं, यानी कि फरियादी लौट गया अपने घर एक और नाउम्मीदी की तारीख लेकर। मंगलवार देर रात हाईकोर्ट के पूर्व महासचिव महेंद्र शांडिल्य पर हुए हमले के विरोध में गुरुवार को सभी अदालतों में न्यायिक कार्य ठप रहा। जयपुर की सभी बार एसोसिएशन ने वकीलों की सुरक्षा की मांग को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। वकील कोर्ट में तो आए, लेकिन किसी ने भी मामलों की पैरवी नहीं की। वकीलों का कहना था कि पिछले कुछ महीनों से वकीलों पर हमले की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है। अभी एक दिन की हड़ताल की है, अगर प्रशासन इससे सबक नहीं लेता है तो वकील उग्र आंदोलन करेंगे। पुलिस ने अपने मनमानी पूर्ण तरीका अपनाया और 5 बजे तक उनको पेश नहीं किया। उस घटना के विरोध में वकीलों में आक्रोश था। उसी की हम इस घटना की भी निंदा करते हैं और पुलिस ने जो मनमाना तरीका अपनाया उसका भी हम निंदा करते हैं।
उन दोनों के फलस्वरूप हमने आज कार्य का बहिष्कार रखा। संपूर्ण जयपुर जिले के अंदर अधिवक्ताओं द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया। समस्त बार एसोसिएशन हमारे साथ हैं। महीने भर में भी 2-3 चीज ऐसी हो गई वकीलों के साथ कि आए दिन माराकुटी होती रहती है। कोई घर के बाहर मार जाता है, कोई राह चलते लड़ लेता है। तो एक हमारी सिक्योरिटी के लिए कल आंदोलन किया था हमने, जो रास्ता वास्ता रोका हमने, क्योंकि कल भी मुलजिमों को शाम को 6 बजे तक उन्होंने पेश नहीं किया। और हम इंचार्ज साहब से बात कर रहे हैं तो वो हमें कह रहे हैं कि साहब कमिश्नर साहब का ऑर्डर नहीं है। तो हमने कमिश्नर साहब को बुलाने की मांग रखी, वो भी हमारी नहीं पूरी हुई। लास्ट में अल्टीमेट हमें रास्ता रोकना पड़ा। इससे पहले बुधवार को अधीनस्थ अदालत के वकीलों ने कलेक्ट्रेट सर्किल पर रास्ता जाम कर आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की मांग की थी। वकीलों के गुस्से के बाद शाम 7:30 बजे आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वकीलों का कहना था कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। बुधवार की घटना को देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस ने जानबूझकर आरोपियों को पेश नहीं किया। द बार एसोसिएशन की हड़ताल को हाईकोर्ट बार ने भी समर्थन दिया। और एक मनीष एडवोकेट है, उसके साथ भी यही हुआ कि उसने किसी क्लाइंट को नोटिस दिया और क्लाइंट ने उसके ऑफिस में आके तोड़फोड़ करी, मारपीट करी। अभी हमारे एक एडवोकेट जो पूर्व महासचिव हैं राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, महेंद्र शांडिल्य, उनके साथ भी यही घटना हुई कि उनके साथ एक क्लाइंट ने घर पर आकर उनसे मारकूट करी। उनके सर में टाके हैं, उनके पेट में टाके हैं, उसके अलावा उनके हाथ में फ्रैक्चर है। इन सभी घटनाओं के विरोध में आज हम लोगों ने सांकेतिक तौर पर ताकि एक मैसेज जाए, इसलिए हम लोगों ने आज न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। वकील के साथ मारपीट हुई तो पूरा वकील समुदाय सड़कों पर उतर आया। किसी के भी साथ घर में घुसकर मारपीट करना एक गंभीर मामला है। ऐसे में वकीलों की नाराजगी भी लाजमी है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज, जयपुर। सरकार और प्रशासन के नुमाइंदे सर झुकाए खड़े मिले कोर्ट के सामने। मामला था रामगढ़ बांध अतिक्रमण का। कोर्ट के सामने कोई बहाना नहीं चला तो कोर्ट ने फटकार लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की सूची मांगी है। एक बार फिर नई फहरिस्त तैयार होगी। हो सकता है लाल फीताशाही और टालम टोली फिर देखने को मिले, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के पसीने अभी से छूटने लगे हैं। कोर्ट ने फिर जताई नाराजगी, कहा भेदभावपूर्ण हुई कार्रवाई, नहीं हटे रसूखदारों के अतिक्रमण, मॉनिटरिंग कमेटी करे जांच। कोर्ट की यह नाराजगी रामगढ़ बांध अतिक्रमण मामले पर है। मंगलवार को प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए अतिक्रमणों की रिपोर्ट पेश की। सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख गर्म था। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने कार्रवाई तो की, लेकिन गरीबों और छोटे अतिक्रमणों पर ही, बड़े अतिक्रमणों को छेड़ा तक नहीं गया। कोर्ट ने प्रशासन को हिदायत दी कि वो प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण को नहीं छोड़े। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि प्रशासन चाहे कितना ही बचाए, लेकिन रसूखदारों को बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट ने बेघर हुए गरीब परिवार के लोगों के पुनर्वास के लिए भी आदेश दिया। अदालत ने आज निर्देशित किया है कि किसी भी रसूखदार को या प्रभावशाली को या ऊंची पहुंच वाले को, अतिक्रमी को नहीं रहने दिया जाए। उसे नदी प्रवाह क्षेत्र से तुरंत हटा दिया जाए। और मौखिक रूप से जिलाधीश जयपुर को यह भी निर्देशित किया है कि जो लोग 20-25 लोग हैं जो कि बहुत ही आसमान के नीचे आ गए हैं, उन्हें कहीं और रिहेबिट कर दिया जाए। रामगढ़ बांध कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमण और अलॉटमेंट को कोर्ट ने गंभीर माना है। कोर्ट ने कहा है कि आखिर कैचमेंट एरिया में निर्माण की अनुमति किसने दी और जो फार्म हाउस, होटल, यूनिवर्सिटी और अवैध प्लॉट काटे गए हैं, यह किन अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। कोर्ट ने 31 जनवरी तक उन सभी अधिकारियों की सूची पेश करने को कहा है जिनकी मिलीभगत से यह अतिक्रमण हुआ। कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी को आदेश दिया है कि वो दोषी अफसरों की जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। उनकी लिस्ट सरकार ने अभी तक नहीं पेश की। वो अगली तारीख से पहले इलीगल अलॉटमेंट्स की और उनके संबंध में जो उत्तरदायी अधिकारी हैं उनकी लिस्ट पेश करे। केसेस किन किन लोगों के नाम पर हैं उनकी लिस्ट पेश करे, ताकि ये पता चल सके कि किस अधिकारी ने किस व्यक्ति को इलीगल अलॉटमेंट किए हैं। पहले सभी अतिक्रमण हटाने और अब इन अतिक्रमणों में अफसरों की मिलीभगत की जांच के आदेश ने सरकारी महकमों में बवाल ला दिया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के सामने भ्रष्ट अफसरों की सूची पेश करना भी एक टेढ़ी खीर होगा। जसवंत सिंह, BTV न्यूज, जयपुर। राजनीति में गहलोत सीपी संघर्ष को फिर हवा मिली। सीपी जोशी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में रामलाल जाट का पक्ष लिया तो संगठन ने अनुशासन की बात कहकर दांत पीस लिए। मुख्यमंत्री जी की बारी आई मीडिया के सामने कुछ बोलने की तो उन्होंने मीडिया को ही दोषी बना दिया।
न मालूम क्यों हमारे मुख्यमंत्री हर मामले में मीडिया पर ही टैग लगा देते हैं। उस राजनीति में मेवाड़ का किसान अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, बच्ची को नहीं पढ़ाएगा, तो रामराज क्यों होता है तो समझ नहीं पाएगा। पढ़ना लिखना समझदारी होना जरूरी है। जो लिखा बच्चा पढ़ा लिखा होगा, होशियार होगा, समझदार होगा, वो समझ सकेगा कि रामलाल जाट को हटाया क्यों गया है। रामलाल जाट को तो मंत्री के रूप में आरोप नहीं है, मंत्री के रूप में कोई चोरी नहीं की है, कि भाई के नाम पे खान नहीं की है, खान ने कोई कपड़ा नहीं किया है। कपड़ा करने वाले आदमी तो बड़े बन गए हैं। इस आदमी ने तो खाली एक किया है, कांग्रेस की 2.5 साल तक चौकीदारी की है, मुख्यमंत्री के कहने से चौकीदारी की है, सीपी जोशी के घोड़े से चौकीदारी की है। ये चौकीदारी करने की सजा यदि रामलाल जी को मिलती है तो रामलाल जी जनता नहीं। उनके पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्या मंशा उनकी थी, किन संदर्भ में कहा गया, उस संदर्भ छोड़ करके हम लोग उसको उठा करके चल पड़ते हैं कि वो बयान लेने लग जाते हैं नेताओं के, तो बिना मतलब के और ज्यादा मतलब कंफ्यूजन पैदा होता है। मीडिया का काम होना चाहिए कि एकता कराने के काम, भाईचारे का काम, सद्भावना का काम, प्रेम मोहब्बत कैसे बढ़े वो काम होना चाहिए। बजाय इसके कि आप न्यूज देते हो तो उसे और गलतफहमी पैदा होती है। तो हमारे बीच में कोई गलतफहमी तो किसी की है नहीं, हम सब एकजुट हैं, पूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं। और हाँ, इस हफ्ते एक अच्छी खबर भी है। राजस्थान की टीम मुंबई के सामने लड़खड़ाई, सौराष्ट्र के सामने कुछ संभली और ओडिशा के सामने बल्ले बल्ले कर दिए। देखते हैं ओडिशा पर राजस्थान की जीत की कुछ झलकियां। यह राजस्थान के गेंदबाजों का ही कारनामा था कि उड़ीसा का तीसरे दिन ही सूपड़ा साफ हो गया। तीसरे दिन उड़ीसा की पारी महज 198 रनों पर ही ढेर हो गई। लिहाजा राजस्थान ने उड़ीसा को फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर किया। तीसरे दिन सुमित माथुर ने 2 विकेट चटकाए। इस तरह पहली पारी में सुमित ने अपने 5 विकेट पूरे किए। क्रूशियल मैच में अगर अच्छा करो तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन टीम को जरूरत थी इस टाइम और लास्ट मैच में बहुत जरूरत थी, तो अच्छा लगा परफॉर्म जब टाइम पे होता है। तैयार है, बस यही थी कि बस एक जगह बॉल डालनी है। बेसिकली हमारा जो बॉलिंग कोच है जो है प्रिंगल, उन्होंने बहुत बढ़िया सपोर्ट किया है, अच्छे जगह बॉल डालने को बताया है और बहुत बढ़िया सब कुछ। फॉलो ऑन खेलने उतरी उड़ीसा की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। महज 9 रन के स्कोर पर ही ऋतुराज ने पहला झटका दिया। इसके बाद तो एक के बाद एक करके उड़ीसा के बल्लेबाजों का पवेलियन लौटने का क्रम शुरू हो गया। मेहमान टीम दूसरी पारी में 207 रन तक पहुंचते पहुंचते 7 विकेट गंवा चुकी थी। अब जीत महज औपचारिकता बन चुकी थी। उड़ीसा की पूरी टीम 233 रनों पर ही सिमट गई। राजस्थान की ओर से इस पारी में 6 विकेट लेकर ऋतुराज ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जबकि रॉबिन बिस्ट ने 1 और पंकज सिंह ने 2 विकेट चटकाए। मैच के हीरो रहे ऋतुराज को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। 95% तो हम हैं अभी, लेकिन अभी 1-2 मैच हैं जो मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं पूरी टाली को, बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्वार्टर फाइनल्स पहुंच जाएंगे। देर से ही सही, लेकिन पूर्व चैंपियन राजस्थान ने एक बार फिर अपनी खोई हुई लय हासिल कर ली है। इस जीत से बोनस अंक मिलाकर टीम को 6 अंक मिले हैं। अब राजस्थान के कुल 16 अंक हो चुके हैं। हर हफ्ते जयपुर की हलचल हम आपके पास लेकर आएंगे इस प्रोग्राम के जरिए। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस एड्रेस पर। इससे पहले कि मैं आपको शब्बा खैर कहूं, गुड बाय कहूं, आइए इस हफ्ते के सबसे चर्चित फेसबुक स्टेटस पर नजर डालते हैं। बंगलौर से नताशा गर्ग लिखती हैं, राष्ट्रीयता की एक नई पहचान दे रही हैं। उनका लतीफा सुनिए। राष्ट्रीय बहन मायावती, राष्ट्रीय रोबोट मनमोहन सिंह, राष्ट्रीय समस्या मनीष तिवारी, राष्ट्रीय चिंता सलमान की शादी, राष्ट्रीय चांटा हरविंदर सिंह, राष्ट्रीय गाल शरद पवार, राष्ट्रीय रथयात्री लाल कृष्ण आडवाणी, राष्ट्रीय चुगलखोर स्वामी अग्निवेश, राष्ट्रीय स्ट्रगलर अभिषेक बच्चन, राष्ट्रीय किसान अमिताभ बच्चन, राष्ट्रीय दामाद कसाब और अफजल गुरु, राष्ट्रीय गहनों की दुकान बप्पी लहरी, राष्ट्रीय इंतजार सचिन का 100वां शतक, राष्ट्रीय दहशत रोवन का सीक्वल और राष्ट्रीय गाली आम आदमी।